हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है किंग एजुकेशन क्लासेस पे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स क्लास 11th। और यहाँ पे फिजिक्स के लिए मतलब थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, थ्योरेटिकल नहीं होगा, सिर्फ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे यहाँ पे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे। तो जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे तुम आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे और एनसीईआरटी बेस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। तो ये आशा करता हूं कि आप इस चैप्टर को पढ़ के आए हो। इस चैप्टर के बारे में आपको बेसिक बातें मालूम होंगी और न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल्स में जहां भी बेस की मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको उतना बता दूंगा, बाकी इन डिटेल नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूं, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। जो नीचे क्वांटिटीज दी गई हैं उनके आपको फॉर्मूले ज्ञात करने हैं, डायमेंशन फॉर्मूले। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपको दिया गया है वो दिया गया द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल ये क्या होता है, इसमें स्मॉल जी लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल जी द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन जी। इसके लिए इसका अगर हमें फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो हमें इसकी पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए या इसके हमें यूनिट पता होना चाहिए। किसी भी डायमेंशन फॉर्मूले को निकालने से पहले इसका या तो फॉर्मूला पता हो या उसकी यूनिट पता हो। ठीक है, तो इसकी हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, F = G m1 × m2 अपॉन r²। ये वाला जो फॉर्मूला काम करता है दो मास के बीच अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला है। अट्रैक्शन फोर्स होता है दो मासों के बीच, यानी कि दो मास हैं m1 m2, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और इनके मध्य जो F काम कर रहा है वो वाला F के लिए फॉर्मूला है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैंने R से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? अगर G = हम निकालेंगे तो बहुत बेसिक चीज़ है, इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो F r² अपॉन m1 m2। तो यहाँ पे क्या चीज़ आपको याद रखनी है, बेसिक बात इंपॉर्टेंट, आपको ऑलवेज जो न्यूटन है या फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला जो डायमेंशन फॉर्मूला वो याद रखेंगे, mLT-2। ये आपको लर्न रखना ही रखना है। डायमेंशन फॉर्मूले निकालने नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, निकालने बता रहा हूँ, बट बेसिक से नहीं बता रहा हूँ। डायमेंशन फॉर्मूले निकाले कैसे जाते हैं वो तो आपको पता है, बेसिक निकालते कैसे हैं। m को, मास को m से डिनोट करते हैं, लेंथ को l से और टाइम को t से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो f क्या होगा, mLT-2। क्लियर? इसके बाद r पहले लिख लेते हैं, f का mLT-2 और r क्या है, एक लेंथ है, लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, l से, तो ये l² हो जाएगा अपॉन m × m। m क्या है, ये मास था, मैंने बताया था, कोई बॉडी थी, तो इसको m और इसका m, दोनों के लिए m, ऊपर m नीचे m, तो m से m कैंसिल आउट, क्या बचा LT-2 और l², तो क्या हो जाएगा L3T-2, L3 और T-2 अपॉन m। नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाने पर घातें बदल जाती हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर 1 है पॉजिटिव, ऊपर जाके m-1 L3 और T-2। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल क्वांटम ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये जी का क्या है, फॉर्मूला है। इसके बाद सेकंड किसका पूछ रहा है, तो सरफेस टेंशन, यहीं पे निकाल दूं। सेकंड सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का क्या होगा, सरफेस टेंशन S = F/L। सबसे बेसिक बातें आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट, जब इसमें कुछ दिया नहीं है तो हमें सर कैसे पता चलेगा कि इसका ये फॉर्मूला है, इसका ये फॉर्मूला है। ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपको ये निकालना तो आपको सीखना है। इसके बाद इन चीज़ों का
जो फॉर्मूले दिए गए हैं ये फॉर्मूले आप तब कर पाएंगे जब आप इस किताब को बुक को पढ़ लेंगे उसके बाद, क्योंकि ये आगे आने वाले नेक्स्ट आने वाले चैप्टरों में दिए गए फॉर्मूले जहाँ यूज होंगे, जैसे यूज होंगे आप यूज करेंगे तो आपके दिमाग में ये फीड हो जाएंगे। क्लियर? आपको इन चीज़ों को लर्न करने की जरूरत नहीं है। कुछ फिक्स है जो ज़्यादातर पूछी जाती हैं, जिसमें जी एक इम्पोर्टेंट है। कुछ फिक्स क्वांटिटीज़ हैं जो अक्सर पेपरों में पूछी जाती हैं। ठीक है, क्वांटिटीज निकालना आप जानते ही हो। तो एफ क्या है मैंने बताया अभी, एफ को अपना लर्न करके रखो, एम एल टी माइनस टू अपॉन एल, क्योंकि लेंथ एक एल से डिनोट करेंगे। एल से एल कट गया, क्या बचा? एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू। ये किसका? सरफेस टेंस। क्लियर? तो अब इसको मैं मिटाता हूं। ओके, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप पॉज करके लिख लीजिए। कहाँ गया मेरा? ओके, मिटा देता हूं। आइए इसके बाद देखते हैं तीसरे को। तीसरा क्या है? द कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। द कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। क्या बोलते हैं इसको? ईटा बोलते हैं, विस्कोसिटी ईटा। इसका फॉर्मूला क्या है? तो पहले फॉर्मूला, उसके बाद डायमेंशन निकाल ही सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एफ इजिकल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो हमें जानते हैं, हमने सीखा है कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की 6 और पाई की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी इसकी कुछ भी। हमें निकालना क्या है? ईटा। तो ईटा इजिकल टू क्या हो जाएगा? एफ अपॉन आर वी। एफ का क्या है अभी मैंने बताया? एम एल टी माइनस टू। इसको लर्न कर लो अच्छी तरह से। आर क्या है? लेंथ है, तो एल से डिनोट करेंगे। वी वेलोसिटी, एल टी माइनस वन। अब जो कुछ करता है उसे काट देते हैं, एल से एल कैंसिल आउट, टी माइनस वन से एक टी माइनस वन, यानी ऊपर माइनस वन बचा। ठीक है, या इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ए प्लस की हो जाएगी, जैसे चाहे। तो एम एल माइनस वन, क्योंकि एल ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर टी माइनस वन। ये किसकी डायमेंशन फॉर्मूला आया? ये आया आपका ईटा का। ठीक है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट का। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, मिटा दूं इसको। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूले। अब फिर डायमेंशनल फॉर्मूले ज्ञात करने, ये आपके 11th से, अब जो आगे आने वाले हैं वो 12th से हैं। किससे हैं? 12th से। ओके, देखिए द चार्ज क्यू, चार्ज क्यू, इसका बताना है सबसे पहले आपको। इसके बताने के लिए सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला यह होता है Q इजिकल टू आई टी। Q इजिकल टू आई टी, या I इजिकल टू Q अपॉन टी होता है धारा, करंट इजिकल टू चार्ज अपॉन टाइम। अगर Q निकालें तो Q क्या होगा? I का जो फॉर्मूला होता है डायमेंशन, उसको A से डिनोट करते हैं, टाइम को T से करते हैं। तो Q का क्या निकल के आया? ए टी। Q का क्या निकल के आया? ए टी। सेकंड क्या दे रखा है? देखिए द पोटेंशियल V, द पोटेंशियल V, सॉरी V, ये तो मैंने वेलोसिटी बना दिया। V का अगर हम निकालें पोटेंशियल V, तो V इक्वल टू हम पढ़ते हैं W वर्क अपॉन चार्ज। वर्क अपॉन चार्ज, यूनिट चार्ज पर किया गया वर्क क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। ओके, W अपॉन क्यू। W क्या है? वर्क है। क्या है? एक वर्क है। ये चार्ज है, इसकी अपने अभी निकालिए वर्क। तो वर्क की हम याद रखेंगे। आप कहेंगे सर सबकी याद करवा रहे हो आप, ये कुछ फिक्स हैं, मैं लिख देता हूं। एल स्क्वायर, एल क्यू, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये क्या है? एनर्जी है, ये फोर्स है, वेलोसिटी है,
सॉरी ये वेलोसिटी है, चलो मिटा देता हूँ। एक्सीलेशन है, ये क्या है, वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम है, ये एरिया है। ठीक है, कुछ हैं जो आपको लर्न रखनी है। देखिए अब क्या है, वर्क एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन क्यू। क्यू क्या है, ए टी। क्यू क्या है, ए टी। अब नीचे वालियों को ऊपर लेके जाएंगे पावरों को, तो एम एल स्क्वायर टी नीचे 1 है, ऊपर जाके माइनस की तो टी माइनस 3 हो जाएगा और ए माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द कैपेसिटेंस सी, द कैपेसिटेंस सी, और इसके लिए नीचे फॉर्मूले भी दिए हुए हैं, इन फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं। जहां दे रखा है वेयर आई डिनोट्स द इलेक्ट्रिक करंट, टी इज टाइम, यू इज एनर्जी। ठीक है, फॉर्मूले भी दे रखे हैं, Q इज इक्वल टू सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी, V पोटेंशियल, Q चार्ज, C निकालना है तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q क्या था, AT अपॉन V हमने भी निकाला एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 और A माइनस 1। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m माइनस का 1, एल स्क्वायर, एल माइनस का 2, टी ऊपर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, टी प्लस का 3 और टी 4 हो जाएगा, ए माइनस का है तो ऊपर जाके ए स्क्वायर, तो m माइनस 1, एल माइनस 2, ठीक है, और टी 4 और ए स्क्वायर। ये किसका आया, ये आया कैपेसिटेंस सी। इसके बाद एक और दे रखा है द रेजिस्टेंस आर, द रेजिस्टेंस आर, आर का निकालना है। ओम लॉ से हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, V इज इक्वल टू, चलो ऐसे कर लेते हैं, आर आई, या R इज इक्वल टू V अपॉन आई। ठीक है, फॉर्मूला है, चेंज कर लेंगे। इसका निकालना है R का, तो V क्या है, अभी निकाला हमने V का, ये एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 और A माइनस 1। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट A, एक ऊपर ले जाएंगे तो A माइनस 2 हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 और A माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस एम एल स्क्वायर A माइनस 2 और टी माइनस 3। क्लियर, आगे समझ में, ओके। बढ़ा दूं फिर मैं इसको, 1 2 3, पॉज करके लिख लेना, मेरे मिटाने से पहले पॉज कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, देख क्वेश्चन, द SI and CGS units of energy, the SI and CGS units of energy are joule and erg। किसी भी कह रहा है ये एनर्जी, यानी कि एनर्जी की जो दो यूनिट हैं, दो इकाई हैं, दो मात्रक हैं, वो जूल और अर्ग हैं। रेस्पेक्टिवली हाउ मैनी अर्ग्स आर इक्वल टू 1 जूल। ये पूछना चाह रहा है आपसे, आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें आपने सीखी होंगी कि 1 जूल में आपको बताना है कितने अर्ग होते हैं। हाउ मैनी अर्ग्स इज इक्वल टू 1 जूल। ओके, तो ये तो उसने बता दिया कि ये दोनों किसकी यूनिट हैं, एनर्जी की। तो पहले हम क्या करते हैं, एनर्जी क्या करते हैं, एनर्जी की यूनिट निकालते हैं। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज, मतलब दे तो वो भी रखी है जूल और वो भी दे रखी है, बट दूसरी क्या होती है, ये जूल दे रखी है लेकिन और दूसरी क्या होती है एनर्जी की, इसको लिख लेते हैं, चलो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर।
ये सब चीज़ें यूनिट आपको आनी चाहिए, यूनिट आने के बाद ही आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। क्योंकि जैसे फॉर्मूला पता होगा W इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ फोर्स, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको बेसिक चीज़ें मालूम हो। यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये क्या है, द यूनिट एनर्जी, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज ये इन एसआई सिस्टम, ऐसा ही पद्धति में निकाल रहे हैं हम, ये चीज़ दे रखी है। तो हम मान ले फिर लिखते हैं यूनिट ऑफ एनर्जी इज ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इन CGS। ठीक है, CGS पद्धति में ये मात्रक है और यूनिट है, और SI यूनिट में ये वाला है। ओके, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट, देखो हम इसको डायरेक्टली इससे भी कर सकते थे, भाग लगा के डिवाइड करके आप इससे भी कर सकते थे। वी नो दैट N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, N1 इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। गिवन क्या है यहाँ पे, N1 इज इक्वल टू 1, N1 इज इक्वल टू 1, क्या है N1 क्या है कि 1 जूल है, 1 जूल, जूल क्या है यूनिट है U1, तो जूल को हम क्या लिख सकते हैं ये, तो ये क्या है U1, तो मैं कह सकता हूं U1 इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर U1। N2 आपको कितने अर्ग होंगे, हाउ मेनी अर्ग्स, तो N2 आपको फाइंड करना है, और U2 आपने निकाल लिया, यूनिट क्या है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, N2 इज इक्वल टू डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर देंगे, N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2। या आप ऐसे भी मान सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला से आप इसे करें कि हम लिख लेंगे इधर M1 इज रिप्रेजेंट किलोग्राम, M2 इज रिप्रेजेंट ग्राम, क्योंकि इसका जो यूनिट डायमेंशन है वो क्या है ML स्क्वायर T माइनस 2। ये हम तभी निकालेंगे जब हमको यूनिट पता होगी, तभी हम इसको कर रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को लिख के भी फिर डायमेंशन को भी यहाँ लिख सकते हैं, U1 इज इक्वल टू M1 L1 स्क्वायर T1 स्क्वायर T माइनस 2, और ऐसे U2 को मानेंगे तो M2 L2 T2 की पावर माइनस 2, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसको ऐसे ही कर देते हैं हम, N1 1, U1 क्या है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर अपॉन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल आउट, क्या बचा N1 भी साथ के साथ रखेंगे, N1 बाद में रख लेंगे वैल्यू, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, N1 1 किलोग्राम, आपको क्या करना है, आपको CGS में बताना था N2, तो ये वाली पद्धति में ये वाली चेंज करनी है आपको, नीचे वाली में ऊपर वाली यूनिट चेंज करनी है। तो 1 इंटू, क्योंकि N1 मैंने वैल्यू लिखनी स्टार्ट कर दी, 1 किलोग्राम कितने ग्राम 1000 ग्राम, इंटू मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर है 100 गुणा 100, 100 गुणा 100। आगे यहाँ पे लिख लेंगे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, कैसे भी लिख लो, तो नीचे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड कट गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, ऊपर क्या बचा 3 2 5 और 2 7, 10 टू द पावर 7। ये किसकी वैल्यू आई N2 की, N2 इज इक्वल टू क्या निकल गया 10 टू द पावर 7। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था, N2 हमें फाइंड करना था। तो हम बता सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स। क्लियर। अगर नहीं आया हो समझ में तो कमेंट जरूर करना, पूछना जरूर।
ठीक है, ओके। फिनिश कर दूं फिर मैं इसको, बता दो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ वेलोसिटी कॉमा टाइम एंड फोर्स वर चूजन एज ए बेसिक क्वांटिटीज फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। यानी कि वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स क्या हो, बेसिक क्वांटिटीज हो, फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में प्रयोग की जाए, तो फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, जब हमें मास बताना है और फोर्स दिया हुआ है, तो पहले इन दोनों में संबंध देख लेते हैं, रिलेशन F इजिकल टू एम। एम ज्ञात करना है तो M इजिकल टू F अपॉन ए। क्लियर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी और टाइम, यानी कि इसको एक्सीलरेशन को आपको वेलोसिटी और टाइम में तोड़ना पड़ेगा, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा, तो ये क्या होगा, T ऊपर चला जाएगा, F इंटू T अपॉन V। क्या पूछ रहा है इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला आप कैसे ज्ञात करेंगे, आप इसको और छोटा नहीं कर सकते, मतलब मूल अब इनको ही माना, फंडामेंटल इनको ही माना, इससे नीचे नहीं तोड़ सकते, तो F, T को T और V को V, तो V माइनस का, क्योंकि ऊपर लाने पर V को इससे छोटा, मतलब उसने बताया कि एक्सीलरेशन को तोड़ सकते हैं V और T में, बट इससे नीचे नहीं जा सकते, इससे नीचे जा सकते, तो यही बेसिक है, और बेसिक के हिसाब से F T और ऊपर V को लेके तो V माइनस 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। जो नीचे दी गई उनमें आपको फिगर वो बताने, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में नहीं बताऊंगा कि कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं, मैं सिर्फ अब डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये आशा करता हूँ कि आप इस चैप्टर को पढ़ के आए होंगे, सिर्फ आप न्यूमेरिकल देखने के लिए इस चैनल पे आए हुए हैं। ठीक है, इस वीडियो को आपने तभी ओपन किया है जब आप न्यूमेरिकल निकालना चाहते हैं। 6 नंबर 1, 0.007। ये क्या है, कुछ भी दे रखी हो, मीटर, स्क्वायर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या बताना है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 पॉइंट डेसिमल के बाद जो जीरो होते हैं वो काउंट नहीं होती हैं। जीरो तभी काउंट होती हैं जब दो वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आती हैं। ठीक है, सेकंड ए मान लेते हैं इसको, बी 2.64 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। इसमें यूनिट डिजिट निकालें तो कभी भी पावर सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी इसमें, 3। इसके बाद सी 0.2370 यूनिट भी लिख लो उसकी, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसमें बताने आपको कितने फिगर होंगे। तो देखिए ये वाली जो जीरो है, लास्ट डिजिट जो जीरो है, ये काउंट होता है, पहले वाला काउंट नहीं होता, फर्स्ट वाला काउंट नहीं होता। तो ये डेसिमल के बाद 4 अंक हैं, तो 4 फिगर हो गए किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर इस वाली में। डी 6.320 इसमें बताइए, तो 3A 1A, इसमें भी 4। आप सोच रहे हैं ऐसे कैसे लिख रहे हैं, आपको पहले इन बातों को सीखने से पहले आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में देख के आना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे क्या चल रहा है, रिवीजन चल रहा है, या ऐसे समझ लिए प्रैक्टिस चल रही है। उसके लिए तो फिर बहुत लंबा क्वेश्चन, बहुत लंबा डिस्कशन करना पड़ता है। इसके बाद है 6.032, इसमें भी 4 डिजिट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4 हो जाएंगे। ई चलो यहाँ आ जाएगा, एफ 0.001
0.006032। इसमें बताओ इसमें कितने होंगे। मैंने क्या बताया, डेसिमल के बाद ये जीरो तभी काउंट होती हैं जब नॉन जीरो डिजिट के बीच में आती हैं, तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में नहीं है तो ये वाली जीरो काउंट होगी, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, 3 और 6 के बीच में है। तो कितने हो जाएंगे इधर 4। सिग्निफिकेंट फिगर, कुछ हद तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ होगा। क्लियर। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कर दूं रफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 क्या कह रहा है, 7 देखिए। 7 कह रहा है which of the following sets cannot be enter into the list of fundamental quantities in any system of units, कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर कौन सी जो सेट्स है वो नहीं मतलब माना जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, लेंथ, मास एंड वेलोसिटी। मतलब फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट, जो आपस में डिपेंड न करती हों, ऐसी क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट हो क्या कहलाती हैं, फंडामेंटल होती हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसे लेंथ, मास एंड वेलोसिटी। लेंथ, मास, कॉमा वेलोसिटी, लेंथ, मास एंड वेलोसिटी। ओके, तो इस सेट्स को देखते हैं पूरे को। तो लेंथ, मास, वेलोसिटी। तो जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, यानी वो सॉरी वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे, लेंथ पे डिपेंड करती है। ओके, सिर्फ ओनली ये करती है, ये नहीं करती। तो इसको हम फंडामेंटल में लेके चल सकते हैं। ठीक है, इसको हम फंडामेंटल सेट्स में मान सकते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, ये इसको, ये वाली वेलोसिटी लेंथ पे डिपेंड करती है लेकिन मास पे डिपेंड नहीं करती। लेंथ टाइम वेलोसिटी, लेंथ टाइम वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी टाइम पे भी डिपेंड है और लेंथ पे भी डिपेंड है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन किस में वेरीफाई नहीं होगा, किस में प्रवेश नहीं कर सकता, फंडामेंटल क्वांटिटीज की लिस्ट में। मास, टाइम एंड वेलोसिटी, मास, टाइम, वेलोसिटी। ऑप्शन तो आपको पहले देख ही रहे थे उधर साइड, लेंथ, टाइम एंड मास। देखिए किसी में क्वांटिटीज एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। वेलोसिटी में टाइम डिपेंड करता है, टाइम किसी और में भी तो कर सकता है, ये वेरी नहीं करता है कि टाइम ओनली वेलोसिटी में करेगा। भाई ये जरूरी नहीं कि लेंथ जो है, वेलोसिटी जो है लेंथ पे डिपेंड करेगी, तो लेंथ ही कहीं और भी तो यूज हो सकती है, बट लेंथ एंड टाइम दोनों वेलोसिटी में यूज होते हैं, तो इसको फंडामेंटल सेट्स में नहीं ले सकते। लेंथ, टाइम एंड मास ये तीनों ही अलग अलग है, मास अलग है, टाइम अलग है, लेंथ अलग है, ये फंडामेंटल सेट्स के अंदर आ जाएंगे। ओके गुड, यानी कि ये आ जाएंगे, सिर्फ यही नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन नहीं है, विमाहीन राशि है, वो क्या हो सकती है। मतलब उसके ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे नंबर 1, नेवर हैज ए यूनिट। जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, जिसके पास डायमेंशन नहीं होगी, क्या वो कभी यूनिट नहीं रखेगी। वो कह रहा है क्या उसके पास कभी यूनिट नहीं होगी। सेकंड, ऑलवेज हैज यूनिट, क्या वो हमेशा यूनिट रखेगी, क्या वो हमेशा यूनिट रखेगी। तीसरा, मे हैव यूनिट, शायद यूनिट हो भी सकती है। डज नॉट एग्जिट, डज नॉट एग्जिट मतलब ये बात एग्जिट नहीं करती। ओके, मैं आपको एक फॉर्मूला समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एंगल, एंगल क्या है, एंगल डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है। ये कैसे पता चलेगा सर हमें, ये आपके टीचर ने आपको बिल्कुल बताया होगा कि एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ओके, बट फिर भी इसका क्या होता है, यूनिट होता है, मात्रक होता है, क्या, रेडियन। क्या होता है, रेडियन। रेडियन क्या है, इसका मात्रक है, इसकी यूनिट है एंगल की। तो इसका मतलब डायमेंशनलेस है बट यूनिट है।
डायमेंशनलेस है बट यूनिट है, तो क्या हो सकता है, मे हैव ए यूनिट। ऑप्शन नंबर 3 मे हैव ए यूनिट, शायद यूनिट हो भी सकती है। क्लियर, ओके। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका, देखिए, ए यूनिटलेस क्वांटिटी। अभी तक कह रहा था डायमेंशनलेस, अब कह रहा है यूनिटलेस, कि जो यूनिटलेस क्वांटिटी होगी उसके पास नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, मतलब उसके पास नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, मतलब उसके पास कोई भी विमा नहीं होगी। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑलवेज हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, हमेशा एक विमा होगी। नॉन जीरो का मतलब है कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जीरो और नॉन जीरो। जीरो जीरो है, नॉन जीरो में 1 2 3 4 कोई भी आ सकता है। क्लियर। तीसरा, मे हैव ए नॉन जीरो डायमेंशन, शायद नॉन जीरो डायमेंशन हो सकती है। डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। जिसके पास क्या नहीं है, यूनिट नहीं है, जिसके पास यूनिट ही नहीं है, जिसके पास उसका मात्रक नहीं है, उसको हम किसी चीज़ में तोल नहीं सकते, तो उसके पास डायमेंशन क्या होगी, उसके पास डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ही नहीं होगी, क्योंकि यूनिट नहीं है कुछ भी। जब आप उसके बारे में, यूनिट के बारे में ही नहीं जानते उसकी में, तो उसके डायमेंशन के बारे में क्या जानोगे। यूनिट होगी तभी डायमेंशन हो सकती है, यूनिट होगी तभी डायमेंशन हो सकती है, अगर यूनिट नहीं तो डायमेंशन नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर ए, नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, उसके पास कभी भी डायमेंशन नहीं होगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब। यानी ये कह रहा है कि एक क्यूब है, एक क्यूब है, एक क्यूब है आपके पास, ओके। एक क्यूब है और क्यूब की जो वन साइड है वो 1 सेंटीमीटर है, ओके, इक्वल टू मीटर की क्यूब। वो कह रहा है कि ये जो है वन साइड है, ये बताइए कि अगर इसको मैं मीटर में मानूं, इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ही पूछ रहा ना, हाँ वॉल्यूम, तो जो वॉल्यूम है वॉल्यूम मीटर में कितना होगा, मतलब सेंटीमीटर में अगर मैं इसको निकालूंगा तो वैसे किसी क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है, मतलब ए क्या है, उसकी साइड है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या है, वॉल्यूम आया सेंटीमीटर, बट मुझे क्या करना था मीटर में, मुझे किस में ज्ञात करना था, मीटर में। तो मैं इसकी एक साइड जो है, वन साइड है, इस सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लूँ, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -2 मीटर। ये कैसे सर, ये क्या कर दिया आपने, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये बात तो सबको पता है। जब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू निकालूंगा तो क्या करूंगा, इसको ऐसे लिख लूं, शायद देखने में दिक्कत हो, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, भाग कर देंगे, जब ज्यादा का देके 1 के निकालेंगे तो इतने क्या हुआ मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। अब इस पावर है, पावर 2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/10⁻², ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएंगे 10⁻², तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻², तो 10⁻² एक साइड इंटू 10⁻² इंटू 10⁻², साइड इंटू साइड इंटू साइड, वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, 10⁻6 मीटर क्यूब, 10⁻6 मीटर क्यूब। ओके, हो रहा है ना क्लियर सब चीजें। क्वेश्चन नंबर 11 बढ़ा दें पहले इसको सबको, ओके। इसके दो पार्ट रखूंगा, कुछ क्वेश्चन अब ले लूंगा और कुछ क्वेश्चन सेकंड पार्ट में और क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर थोड़ी लेंथी ना हो इसलिए। क्वेश्चन नंबर 11 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हीकल मूविंग विद द स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, एक व्हीकल है, एक पहिया है जो मूविंग करता है विद द स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो घूमता है। तो क्या दे दी, स्पीड दे दी आपको या वेलोसिटी दे दी, 18 किलोमीटर पर
आवर। ओके, हाउ मैनी मीटर्स इट कवर्स इन 1 सेकेंड। इसका मतलब कह रहा है कि वो 1 सेकेंड में कितने मीटर कवर करेगा। आप इस स्पीड से मतलब समझ रहे हो, 18 किलोमीटर पर आवर, यानी वो 1 आवर में 18 किलोमीटर कवर कर रहा है। 18 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 1 आवर में वो 18 किलोमीटर कवर कर रहा है। ओके, तो सेकंड में बदल लें, सेकंड में चेंज करने कह रहा है, तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड इज इक्वल टू 18 किलोमीटर। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 18 अपॉन, इसको नीचे भेज देंगे, 36 मीटर में कवर कर रहा है, तो इसको मीटर में और चेंज करने कह रहा है, किलोमीटर नहीं मीटर। ये पूछ रहा है 1 सेकंड में कितने मीटर कवर करेगा। अब तो हम किलोमीटर निकाल रहे हैं, मीटर निकालेंगे तो किलोमीटर को मीटर बना दे, 1000 का मल्टीप्लाई कर दे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 18 दूनी 36, 10/2 और 2 पंजे 10, यानी कि वो जो पहिया है व्हीकल्स क्या करेगा, 1 सेकंड में 5 मीटर कवर करेगा। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन निकालने में कोई दिक्कत। हाउ मैनी मीटर इट कवर इन 1 सेकेंड। 18 किलोमीटर 1 घंटे में, 1 घंटे में 18 किलोमीटर, 3600 सेकंड में 18 किलोमीटर, 1 सेकंड में 18 गुणा 1000 किलोमीटर बटे सेकंड, 3600, 18 दूनी 36, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। ओके, तो ऊपर बचा 10, 2 से 10 में 5 दिया तो 5 मीटर, 1 सेकंड में 5 मीटर कवर करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, चलो इसको 12 तक ही रहने दूंगा मैं। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 लाइट ईयर, ये जो वैल्यू है बिल्कुल फिक्स है, ये वैल्यू जो है फिक्स है, आपको लर्न करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं कि कैलकुलेशन करके निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करके भी निकलती है, बट हम इसको जनरली सीधे सीधे लर्न करके रखते हैं। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या होता है, लाइट ईयर आपको क्या लग रहा है, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष, ईयर से हमें ये लगता है कि ये यूनिट जो है, ये यूनिट है, ये टाइम की यूनिट लगती है ईयर होने के बावजूद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है, बट लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ किसकी, डिस्टेंस की। ठीक है, क्या लिख दिया, डिस्टेंस की क्या है, यूनिट है। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 लाइट ईयर इसको जो लगभग मान लेते हैं हम, अप्रॉक्सीमेटली इसको 10⁻16 मान लेते हैं, क्योंकि 10 इसको 10⁻15 10⁻16 मान लेते हैं। ठीक है, 1 लाइट इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻⁻ मीटर। ओके, अगर ये पूछे कि 1 मीटर इज इक्वल टू, अगर इसको मीटर से निकालें, 1 मीटर इज इक्वल टू वही सेंटीमीटर चेंज किया था, 10⁻16 लाइट ईयर। ओके, फिनिश। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन करेंगे सेकंड पार्ट में करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो शेयर करिएगा फ्रेंडों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।